नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे राउल्ट के नियम के बारे में। ये नियम क्या कहता है, इसकी सीमाएं क्या हैं, बारीकी से सभी को समझेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th केमिस्ट्री वालों के लिए। जिनके पास केमिस्ट्री है उनको ये याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो ये नियम कहता है एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब। यहाँ पर जो आंशिक वाष्प दाब दिया गया है, ये जो PA है, PA ये है आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, विलयन में उपस्थित अवयव के आंशिक वाष्प दाब हैं ये PA और PB। विलयन में उपस्थित अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज या मोल अंश के समानुपाती होता है। ये मोल अंश और मोल प्रभाज, या ये मोल अंश और ये जो मोल प्रभाज है, एक ही बात है। यहाँ पर ये जो काई A और काई B दिया गया है, ये अवयव का मोल अंश या मोल प्रभाज इसको बोल सकते हैं। तो फिर से एक बार इसको समझते हैं। दिया गया है एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये जो आंशिक वाष्प दाब है, ये किसके समानुपाती होता है? अवयव के मोल प्रभाज या मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर PA किसके समानुपाती होगा? काई A। मान लेते हैं कि A एक कोई अवयव है, तो उसका जो आंशिक वाष्प दाब है वो PA है और ये उसका मोल प्रभाज काई A है। तो PA समानुपाती किसके हो जाएगा? काई A के। यहाँ पर दिया गया है PB समानुपाती काई B। यहाँ पर जो PB क्या है? B मान लेते हैं कोई एक अवयव है, उसका आंशिक वाष्प दाब क्या है? PB है और उसका मोल प्रभाज काई B है। तो PB किसके समानुपाती हो जाएगा? काई B के। अब ये जो समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने के बाद एक नियतांक आता है। जैसे PA में समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद क्या आया नियतांक? PA नोट आया समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद। और यहाँ पर क्या आएगा? PB नोट। तो बस आप इतना याद रखना कि नियतांक हटाने, समानुपाती का नियतांक हटाने पर, चिन्ह हटाने पर क्या आता है। समानुपाती का चिन्ह जैसे ही हटेगा तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA नोट इंटू काई A। ये समीकरण हम पहला मान लेंगे और ये जो आएगा इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। आप इतना बारीकी से लिखकर याद कर लेना। और अब देखते हैं ये जो PA है ये क्या है? काई A है, ये क्या है? और ये जो PA नोट PB नोट है ये क्या है? अगर बात करें जो राउल्ट के नियम में जो हमने समीकरण बनाए हैं, उसमें जो कुछ भी दिया गया था वो है क्या? तो PA जो था वो क्या है? विलयन में A का आंशिक वाष्प दाब। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि PA क्या है। PA विलयन में A का आंशिक वाष्प दाब। PB क्या है? विलयन में B का आंशिक वाष्प दाब। PB क्या है? विलयन में B का आंशिक वाष्प दाब। PA नोट शुद्ध अवस्था में A का आंशिक वाष्प दाब है और PB नोट शुद्ध अवस्था में B का आंशिक वाष्प दाब। और काई A, ये जो X बना हुआ है इसको मॉडिफाई है ये काई। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? काई है। और ये काई A है। A क्या है? विलयन में A का मोल प्रभाज, विलयन में A का मोल प्रभाज। और काई B क्या है? विलयन में B का मोल प्रभाज या मोल अंश। तो आप ये बारीकी से समझ लेना। ये भी पूछता है, ये लिखना पड़ता है कि ये चीज़ें हैं क्या। अब राउल्ट के नियमानुसार हम समझते हैं कि ये कुल वाष्प दाब क्या होता है, कितना होता है, कैसे निकालते हैं हम। विलयन के कुल वाष्प दाब की बात करें तो विलयन का कुल वाष्प दाब होता है PA प्लस PB। PA क्या है? ये PA जो है अभी हमने देखा था आंशिक वाष्प दाब है, और ये क्या है? PB भी आंशिक वाष्प दाब है। विलयन का आंशिक अवयव का आंशिक वाष्प दाब। अब यहाँ पर जो हम अगर यहाँ पर PA की जगह पर हमने अभी देखा था क्या था? पिछले में अभी हमने देखा था PA की जगह पर हम ये लिख सकते हैं PA नोट काई A, और PB की जगह पर क्या लिख सकते हैं? PB नोट काई B। तो यही यहाँ पर लिखा गया है, यही हमने लिख दिया है। और ये क्या हो गया? विलयन का कुल वाष्प दाब। आप इतना मेंशन कर देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन अगर करनी है तो कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना कि ये भी एक इस हिसाब से भी न्यूमेरिकल्स लगते हैं। यहाँ पर भी सिंपल है समीकरण, इसको 3 मान लिए हैं। और यहाँ पर समीकरण 3 से हमें ये याद रखना है कि काई A प्लस काई B बराबर कितना होता है? 1 होता है। इनको जोड़ने के बाद कितना आता है? 1 आता है। आप इसको भी एक बार देख लेना अपने आप से समझकर, बस इतना याद रखना कि काई A प्लस काई B बराबर क्या होता है। अब बात करते हैं इस नियम में
राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाओं की बात करें तो पहली सीमा क्या है, यह नियम अतितन विलयनों के लिए लागू होता है। यह नियम किसके लिए लागू होता है, अतितन विलयनों के लिए लागू होता है। दूसरा क्या कह रहा है, यह नियम केवल उन विलयनों पर लागू होता है जिनमें अवाष्पशील पदार्थ घुले हों। ध्यान रखना, ये पूछा भी है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। यह नियम किसके लिए लागू होता है, जिसमें अवाष्पशील पदार्थ घुले होते हैं। इसको विद्युत अपघट्यों के विलयन पर लागू नहीं किया जा सकता। इसको किस पे लागू नहीं किया जा सकता, विद्युत अपघट्य जिसमें घुले होंगे उसमें ये लागू नहीं होगा। अब यह चौथा क्या पॉइंट कह रहा है, यह उन पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता जो विलयन संगुणित होते हैं। किस पे लागू नहीं होता, जो विलयन में संगुणित होते हैं, पदार्थ जो विलयन में संगुणित होते हैं उन पर लागू नहीं होता। अगला पॉइंट कहता है वाष्प दाब मापन के दौरान तापक्रम स्थिर होना चाहिए या रहना चाहिए, क्योंकि ताप परिवर्तन पर वाष्प दाब भी परिवर्तित हो जाता है। कह रहा है कि वाष्प दाब जब माप रहे हों तो ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, यानी रुका हुआ होना चाहिए, घटता बढ़ता नहीं होना चाहिए। अगर घटेगा बढ़ेगा तो उससे वाष्प दाब में भी परिवर्तन हो जाएगा। एक बार आप अगर ना समझ में आया हो फिर से देख लेना, और अगर कहीं पर दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर देना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।